हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रिगार्डिंग कनाडा पीआर। अगर आप कनाडा आने के लिए इंटरेस्टेड हो और अगर आप कनाडा का पीआर अप्लाई करना चाहते हो और अगर आप कनाडा इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, किसी भी जगह से अगर आप मूव करना चाहते हो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड देन दिस वीडियो कैन बी यूजफुल फॉर यू गाइज। आप इसको देखिए और इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है। और इसमें कोई पैसा इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैं इसके पहले भी एक वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ जहाँ पे मैंने वार्न किया और या मैंने रिकमेंड किया कि एटलीस्ट फॉर कनाडा का पीआर पाने के लिए आपको किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी कंसल्टेंट के पास, किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या इमिग्रेशन ऑफिस या इमिग्रेशन लॉयर या किसी कोई एजेंट, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आई नो फ्रॉम माई कंट्री मैनी पीपल आर देयर जिन लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो एजेंसी को पैसा देंगे या कंसल्टेंट को अगर पैसा देंगे तो वो पीआर या कनाडा आने का रास्ता जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। बट ये बिल्कुल गलत फहमी है दोस्तों, बिल्कुल गलत फहमी है। क्योंकि कनाडा का जो इमिग्रेशन सिस्टम है बहुत ही ईजी है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड मुझे एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ वन ऑफ द ईजी इमिग्रेशन सिस्टम, ईजीएस्ट इमिग्रेशन सिस्टम इन द होल वर्ल्ड। ओके, सो एनीवे, मेरा बैकग्राउंड शायद आप लोगों को पता है। मैं कनाडा में ऑलमोस्ट 5 ईयर्स में कनाडा में हूँ। बीच में मैं 2 साल इंडिया में था कोविड के टाइम पे। पहली बार मैं कनाडा आया था 2016 में, 2 साल के लिए वर्क परमिट में आया था। मैं इंडिया वापस भाग गया था। फिर से मैं 2018 में 1 महीने के बाद, मतलब इंडिया जाने के 1 महीने के बाद फिर से मैं यहाँ पे आ गया क्या वर्क परमिट में, फिर से 2 साल के लिए। फिर से मैं 2020 में मैं वापस चला गया जस्ट कोविड से पहले। और उस 4 साल में कभी नहीं सोचा था कि दोस्तों मैं पीआर अप्लाई करूँगा या मुझे पीआर चाहिए, क्योंकि मुझे इंडिया में सेटल होना था, ठीक है। बट एनीवे, सिचुएशन चेंज, माइंड चेंज। 2 साल इंडिया में था मैं, ड्यूरिंग कोविड टाइम स्टक था मैं बेसिकली। और तब मैंने डिसीजन लिया कि कनाडा के पीआर अप्लाई करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे था, क्योंकि 4 साल मैं कनाडा में रह चुका हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना कनाडा की जर्नी स्टार्ट किया था, मैं खुद स्टार्ट किया था। और वो अभी भी मुझे याद है, 2020 के जुलाई मंथ में मैंने अपना कनाडा का जो जर्नी है वो, मतलब कनाडा पीआर का जो जर्नी है वो मैंने स्टार्ट किया था बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। वहाँ पे मैंने पैसा रखा था। एनीवे, वो मैं प्रोसेस मैं बोलूँगा आप लोगों को। और 2020 के जुलाई में मैंने स्टार्ट किया था प्रोसेस। 2020 के अक्टूबर में मैंने IELTS क्लियर किया था। 2020 के अक्टूबर में मुझे नोवा स्कोशिया से नॉमिनेशन के लिए इनविटेशन आया था। 2020 के दिसंबर में मुझे रिजेक्शन आया था। पहला रिजेक्शन मीन्स मैंने जो क्लैरिफिकेशन दिया था नोवा स्कोशियन गवर्नमेंट को या जो भी प्रोविंशियल ऑफिस है, दे वर नॉट हैप्पी विथ माई एक्सप्लेनेशन कि मैं नोवा स्कोशिया आऊँगा, मैं सेटल करूँगा, क्योंकि मैं ओंटारियो में था, टोरंटो में था मोस्ट ऑफ माई टाइम इन कनाडा 4 साल। तो फिर से मुझे एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया। इन लोगों ने 7 दिन मुझे टाइम दिया था कि जो इंटेंट एक लेटर होता है कि मैं कनाडा में नोवा स्कोशिया में मैं सेटल करूँगा, उसका एक इंटेंट लेटर देना होता है जब आप प्रोविंशियल अप्लाई करते हो। तो वो इंटेंट लेटर के लिए मुझे 7 दिन का टाइम दिया गया था। मैंने फिर से वो इंटेंट लेटर बहुत रिसर्च किया। मैंने रात भर मैं बस इसी चीज़ को लेकर रिसर्च करता था। उस टाइम पे रात को 2, 3, 4 बजे तक भी मैं रिसर्च करता था कि हाउ टू राइट ए इंटेंट लेटर, प्रॉपर इंटेंट लेटर, ताकि मुझे नॉमिनेशन मिल जाए। और मैंने वो इंटेंट लेटर दिसंबर के एंड में मैंने जमा दिया था, जस्ट बिफोर द क्रिसमस। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे क्रिसमस में कुछ काम नहीं होता है। तो उसके बाद 1 महीने तक मुझे कुछ अपडेट नहीं मिला था। और जनवरी के 29 मतलब 21 की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 के जनवरी, एंड ऑफ जनवरी मुझे नोवा स्कोशिया गवर्नमेंट से मुझे इन्विटेशन वो एक्सेप्ट, मतलब ये लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था, मेरा जो एप्लीकेशन था। एंड मुझे नॉमिनेशन मिल गया था, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया था। उसके बाद 2020 के फरवरी में 10 तारीख को मुझे फेडरल से इन्विटेशन मिला। एंड उसके बाद मैंने अप्लाई किया। एंड देन मार्च में मैंने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया था, 2021 के मार्च में। और उसके बाद बहुत लॉन्ग वेट बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दिस थिंग्स। मेरा बायोमेट्रिक 2 बार हुआ। मेरे साथ बहुत अजीब चीज़ हुआ है, ठीक है। बायोमेट्रिक बेसिकली क्या होता है कि वो एक ही बार प्रोसेस होता है और 10 साल तक वैलिड होता है। मैं 2 बार कनाडा ट्रैवल किया। उसके बाद मैंने बायोमेट्रिक मेरे वर्क परमिट के लिए भी मैंने दिया था।
और फिर से मेरे पीआर अप्रूव होने से पहले मेरे पास फिर से बायोमेट्रिक का एक गलती से इन लोगों की तरफ से लेटर गया था। तो एनीवे लॉन्ग स्टोरी। तो 2021 के मार्च में मैंने अप्लाई किया था एंड मुझे पीआर मिला 2022 के इन द मंथ ऑफ मे। हाँ, मई में मिला मुझे, लाइक ऑलमोस्ट 1 साल 2-3 महीना के बाद मुझे पीआर मिला। उसके बाद मैं जुलाई में यहाँ पे ट्रैवल किया, ठीक है, 2022 में। तो एनीवे दैट वाज माय लॉन्ग जर्नी एंड अगेन लाइक व्हाटएवर जो भी मुझे करना था मैंने खुद किया, ठीक है। तो मैं ये जो सीक्वेंस ऑफ वीडियोस है जो मैं लेके आने वाला हूँ, दिस इज़ प्योरली फॉर कैनेडियन पीआर। अगर आप कनाडा पीआर को लेने के लिए आप सोच रहे हो तो ये सब वीडियोस आपके लिए यूजफुल होगा, लाइक और इसमें सब कुछ होगा, राइट, कि आपको कैसे अप्लाई करना है, व्हाट इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और अप्लाई करने के बाद अगर प्रोविंशियल मिलता है देन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इंटर्न लेटर के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आप जब एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसमें क्या क्या है, मैंने क्या क्या डिफिकल्टी मैंने फेस किया, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे होगा जिसको पढ़ने के बाद उसका आंसर दो होगा, मतलब आपको दिमाग में लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो मैं आई एक्सप्लेन एंड आई विल शेयर ऑल दोज एक्सपीरियंस ताकि आप लोगों के लिए वो ईजी हो। एंड एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद IRCC के साथ कैसे फॉलो अप किया जाता है वो भी मैं बताऊँगा, ताकि उसका रिस्पॉन्स आपको प्रॉपरली मिले एंड आपका जो फाइल है मतलब वो वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा अगर आपने अप्लाई ऑलरेडी कर दिया तो वो सब मैं लेके आऊँगा। मेरा जो पीआर का जो टोटल जर्नी है, राइट, इंक्लूडिंग IELTS, मैंने IELTS 4 बार दिया था, पहले क्रैक नहीं किया था, 5th टाइम पे मैंने क्रैक किया, तो उसका भी एक डिटेल्स मैं सब कुछ लेके आऊँगा ताकि आप लोगों का जो जर्नी है वो ईजी हो। और मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है, जो कनाडा का पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो शायद उन लोगों के लिए वो बहुत ईजी होगा, राइट। सो टुडेज वीडियो टू स्टार्ट विथ हाउ टू प्रोसेस, लाइक हाउ टू स्टार्ट योर कैनेडियन जर्नी। आपका पीआर का जो जर्नी है उसको कैसे स्टार्ट किया जाए स्टेप बाय स्टेप, ओके। सो मैं इसको बोलता रहूँगा। सो नंबर 1 स्टेप आपको क्या करना है, राइट, व्हाट इज नंबर 1? चेक योर एलिजिबिलिटी, ठीक है। आप कनाडा पीआर के लिए एलिजिबल हो या नहीं है उसको आप चेक करो। और उसको कैसे चेक करना है दोस्तों, बहुत ईजी है। आप गूगल में जाओ, गूगल में जाके आप सर्च करो, लाइक चेक एलिजिबिलिटी फॉर कनाडा पीआर, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस आ जाएगा, लीड्स आ जाएगा। किसी में मत जाओ, अगेन आपको बहुत सारी कंसल्टेंट का लाइक उन लोगों का वेबसाइट आ जाएगा, उसमें मत जाओ। आप canada.ca, ठीक है, कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम का या IRCC का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है, दैट इज़ canada.ca, आप उसमें जाओ और उसमें जाके आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करो। अपना एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, आपका जो एजुकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, राइट, आपका बैकग्राउंड, फंड, आपके पास कितना फंड है, आपका कितना फैमिली मेम्बर है, ये सब कुछ लेके वो आपको वो टूल आपको बोल देगा कि वेदर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कनाडा पीआर और नॉट। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। वो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। एंड जब वो आप कर रहे हो उसके साथ आप चेक कर लो कि आपका स्कोर कितना आएगा, क्योंकि देखो कनाडा का जो पीआर प्रोसेस है वो पॉइंट बेस्ड प्रोसेस है, ठीक है। आपका एज पर योर एज, योर एक्सपीरियंस, योर एजुकेशन, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, सब कुछ को लेके एक टूल है, वो टूल आपको बोल देगा कि हाउ मच पॉइंट यू आर स्कोरिंग। आपका एज जितना कम होगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स सभी फैक्टर के लिए मिलता है, राइट। एज फैक्टर के लिए एक पॉइंट से, एजुकेशन के लिए एक पॉइंट से, एक्सपीरियंस के लिए एक पॉइंट से, तो वो सब कैटेगरी में आप जब अपना इन्फॉर्मेशन डालते जाओगे तो वो पॉइंट्स कैलकुलेट करता रहेगा वो टूल। और उसके बाद जब आप देखोगे कि आपका जो पॉइंट्स आ रहा है, CRS पॉइंट बोलते हैं इसको, बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम इन लोगों के टर्म में, तो वो जो CRS स्कोर है वो भी आप देख लो जब आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हो। वो CRS स्कोर भी आप CRS टूल से देख सकते हो, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन canada.ca वेबसाइट में, ठीक है। तो आपको बस canada.ca के वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे जाके आपको CRS स्कोर भी आप चेक कर ले सकते हो, ओके। जैसे मेरा आया था 410 के आसपास, 411 मेरा आया था, 411 मेरा CRS स्कोर आया था। तो अगेन दैट इज जस्ट अ एजम्पशन, ओके। वो जस्ट पहला स्टेप है, जस्ट जानने के लिए, जस्ट अ हेड्स अप, वो आपको हेड्स अप दे रहा है, लाइक आप कैसे स्टार्ट करोगे। और आज के दिन में अगर आप स्टार्ट करते हो देन व्हाट इज योर स्कोर, वो स्कोर चेंज भी हो सकता है, राइट। आपका एज बढ़ जाएगा या आपका स्कोर ज़्यादा आएगा, कम आएगा, जो भी आएगा, या IELTS का स्कोर है, तो बहुत कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है।
सो दैट इज स्टेप नंबर 1, ठीक है। आप अपना एलिजिबिलिटी चेक करो, आप अपना CRS का स्कोर चेक करो। और एक बात है, जब आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हो, दैट टाइम यू कैन ऑल्सो चेक वेदर यू आर एलिजिबल फॉर विच क्लास ऑफ इमिग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पॉइंट बेस्ड जो सिस्टम है, इसको ये लोग एक्सप्रेस एंट्री बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज एक्सप्रेस एंट्री? एक्सप्रेस एंट्री इज नथिंग बट एक्सप्रेस एंट्री इज it's a system, it's a point based system where you can register yourself and where you can express your interest to migrate or to move to Canada, okay, that is their express entry system। तो उसमें क्या होता है, उसमें दिस इज अगेन पॉइंट बेस्ड सिस्टम। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है विथ योर लाइक नो जो भी आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर एक पॉइंट्स जनरेट होता है एंड दैट पॉइंट्स विल बी देयर। एंड हर 15 दिन में इन लोगों का कुछ ड्रॉ होता है, ठीक है। तो उस ड्रॉ में ये लोग क्या करते हैं कि टॉप के जो पॉइंट्स है उसको ये लोग सिलेक्ट करते हैं। तो लेट्स से आज के दिन में अगर पूल बोलते हैं इसको, तो आज के दिन में अगर पूल में मान लो 1 लाख लोग है और किसी का स्कोर 500 है, किसी का 400 है, किसी का 300 है, किसी का 350 है, किसी का 450 है, तो क्या ऐसे होता है। तो मान लो आज के दिन में अगर इन लोगों को इन्विटेशन देना है, इन लोगों ने 5000 लोगों को इन्विटेशन दिया, तो 5000 टॉप जो स्कोर्ड है इन लोगों को ये लोग इन्विटेशन, आज के दिन का सिस्टम बोल रहा है। थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये ऑक्यूपेशन बेस्ड होगा, वो मैं डिटेल बाद में बोलूँगा किसी एक वीडियो में, लेकिन आज आप जस्ट फोकस करो कि आपको स्टार्ट कैसे करना है और प्रोसेस क्या है। तो क्या होता है कि मान लो 1 लाख लोगों का एक पूल है जिसमें आपके ऐसा हर किसी ने अपना जो भी है रजिस्ट्रेशन किया और उन लोगों का पॉइंट्स है। तो ये लोग अगर 5000 करके अगर इन्विटेशन देंगे लोगों को, तो 5000 जो टॉप के लोग हैं इन लोगों के पास आएगा। जैसे मान लो लेट्स से टोटल जो पहले जो 5000 लोग हैं, इन लोगों का सबसे मिनिमम पॉइंट्स है 470, लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल। तो दैट्स मीन 470 के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है अप टू लाइक नो व्हाट एवर द मैक्सिमम पॉइंट्स 5000 लोगों का इन लोगों ने इन्विटेशन दिया, तो मिनिमम जो लोएस्ट स्कोर आया दैट इज 460। तो 460 तक जिन लोगों का पॉइंट्स है इन लोगों के पास वो ईमेल में इन्विटेशन चला जाएगा, ठीक है। मतलब IRCC इज इन्वाइटिंग यू टू सबमिट योर एप्लीकेशन इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है। एंड दैट टाइम ओनली यू नीड टू पे मनी। उसके पहले आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत है, 1 पैसा भी पे करने की जरूरत नहीं है, ओके। दैट इज द प्रोसेस। नेक्स्ट 15 दिन ये तो हो गया 460 में 5000 लोगों को दे दिया। अभी मान लो 15 दिन के बाद इन लोगों को 10,000 लोगों को इन्विटेशन देना है। तो उसके बाद 10,000 लोगों को जब इन्विटेशन देगा तो ऑब्वियसली ये स्कोर थोड़ा सा कम होगा, राइट। क्योंकि नेक्स्ट 15 दिन में नया प्रोफाइल भी आएगा, राइट। किसी का हाई स्कोर है, किसी का लो स्कोर है, नया लोग भी जुड़ेगा। लेकिन तब ये क्या दिखेगा कि 10,000 टॉप के लोग कितना है। तो 10,000 में से मान लो मिनिमम पॉइंट्स आ गए आपका 440 में, तो 440 के ऊपर जितना भी लोग है 10,000 लोग है, तो 10,000 लोगों को ये लोग इन्विटेशन देगा। तो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ड्रॉ होता है हर 15 दिन में। तो आपको कोशिश करना है कि आपका स्कोर कैसे आपको ज़्यादा करना है। दैट इज द वन थिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम योर साइड, एक्सेप्ट दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ओके। बस आप कोशिश कर सकते हो आपका पॉइंट कैसे इंक्रीज करना है। तो एनीवे, सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, ओके। आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है और आपको जानना है कि आपका CRS स्कोर कितना है और आप किस क्लास में आ रहे हो, ठीक है। किस क्लास में मीन्स जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे डिफाइन होता है, लेकिन जो एक्सप्रेस एंट्री है वो डिफाइन होता है बेस्ड ऑन FSW एंड CEC, ये सब टर्म है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज FSW? FSW इज फॉरेन स्किल्ड वर्कर। दैट्स मीन यू आर नॉट अ रेसिडेंट ऑफ कनाडा। आप कनाडा में काम नहीं कर रहे हो या आप कनाडा में नहीं हो, लेकिन आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपके पास फॉरेन कंट्री का एक्सपीरियंस है एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू कनाडा। आई मीन वो एक्सपीरियंस शायद अगर आप कनाडा में आओगे तो कनाडा को बेनिफिट होगा, राइट। आपको भी बेनिफिट होगा, कनाडा को भी बेनिफिट होगा। सो दैट स्किल्ड रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड, ओके। अच्छा, और एक बात है, जब आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हो तब आपको ये भी चेक करना है कि व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन कोड, ओके। यहाँ पे बोलता है कि नेशनल ऑक्यूपेशन कोड। व्हाट इज नेशनल ऑक्यूपेशन कोड और NOC कोड? NOC code is it's a numeric value basically. It's a numeric value that is associated with your profession. Okay, you may be an accountant, you may be a a teacher, you may be a doctor, you may be a nurse, you may be a IT professional like me, and जो भी आपका प्रोफेशन, you may be a plumber, you may be a truck driver, you may be a mechanic, car mechanic और इलेक्ट्रिशियन, जो भी आपका प्रोफाइल है या जो भी आपका प्रोफेशन है, उसके अगेंस्ट में एक कोड हो, एक न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है।
तो आप वो भी चेक कर लो, व्हाट इज़ योर एनओसी कोड। वो भी सिंपल है बहुत। आप गूगल में जाओ, आप लिखो कि एनओसी कोड फॉर योर प्रोफेशन। अगर आप डॉक्टर हो, एनओसी कोड फॉर डॉक्टर्स इन कनाडा, ठीक है, वो canada.ca में आ जाएगा। अगेन किसी दूसरे वेबसाइट में मत जाओ, अनऑथोराइज वेबसाइट में, बस canada.ca वेबसाइट में आप जाओ और वहाँ पे जाके आप चेक करो कि व्हाट इज़ योर एनओसी कोड, एंड वो एनओसी कोड को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, वो एनओसी कोड लगेगा जब अपना प्रोफाइल अपडेट करोगे, तब लगेगा व्हाट इज योर एनओसी कोड, क्योंकि बाई एनओसी कोड IRCC विल आइडेंटिफाई यू कि आप कौन से प्रोफेशन में हो। ठीक है, तो एनीवे, सो ये हो गया स्टेप नंबर 1। नाउ व्हाट इज स्टेप नंबर 2? द स्टेप नंबर 2 इज फंड रिक्वायरमेंट। अगर आपको कनाडा आना है विथ पीआर, तो एक मिनिमम फंड इज रिक्वायर्ड विच यू कैन यूज फॉर योर इनिशियल सेटलमेंट व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा। आप जब कनाडा आ रहे हो, वो इनिशियल सेटलमेंट के लिए वो फंड चाहिए। ठीक है, तो कैनेडियन गवर्नमेंट, अगेन IRCC इसको बोलते हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट का जो इमिग्रेशन विंग है उसका नाम है IRCC, इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा। ठीक है, तो IRCC ने वो बेंचमार्क कर दिया, राइट, कि एज पर योर फैमिली मेंबर, आई मीन नंबर ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, वहाँ पे एक बेंचमार्क है। अगर मान लो आप बैचलर हो, राइट, आप सिंगल हो, देन लाइक आपका 12,000 या 14,000 कैनेडियन डॉलर ऐसे कुछ है। अगर आप मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, देन लाइक मे बी इट इज 16 और 17,000 ऐसे कुछ है। तो जैसे मेरा था, मैं हस्बैंड वाइफ, मेरी वाइफ एंड मेरे 2 बच्चे हैं, 4 लोगों का फैमिली, तो मेरे लिए था ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास था। ठीक है, अगेन ये इन्फॉर्मेशन भी चेंज होता रहता है, तो आप किसी भी यूट्यूब या किसी भी गूगल के ऊपर पेश करके मत जाओ, आप canada.ca में जाओ, व्हाट इज द फंड रिक्वायरमेंट फॉर कनाडा पीआर, गूगल करो, आ जाएगा, canada.ca का वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ पे जाकर आप चेक कर लो। जैसे मेरे लिए 24,000 समथिंग कुछ था, तो ये फंड ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, और ये फंड आपके अकाउंट में लंबे टाइम तक होने चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने तक आपका होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, आप सबसे पहले स्टार्ट करो आपका जो फंड रिक्वायरमेंट है, वॉट एवर द एज पर द बेंचमार्क, वो पैसा आप लेके आप अपने बैंक अकाउंट में जमा रखो। अगर आपके बैंक अकाउंट में पहले से पैसा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है आप जुगाड़ करो, जहाँ से भी आपको जुगाड़ करना है, जुगाड़ करके एक अकाउंट को स्पेसिफिक रखो, एंड दैट यू विल यूज ओनली फॉर योर कनाडा पीआर का जो प्लान है, उसके लिए आप यूज़ करोगे, और उसमें वो पैसा आप डिपॉजिट करके रखो, उसमें और हाथ मत दो, उस पैसे को मत उठाओ। और एक बात है, अगर आपका बेंचमार्क, अगर आपका थ्रेशोल्ड मान लो $25,000 है, ठीक है, तो आप $1,000-2,000 या एज पर योर कैपेसिटी थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा रखो। जैसे मैंने रखा था, मेरा 24,000 था, लेकिन मैं डिक्लेयर किया था 29,000, $5,000 मैं और भी ज़्यादा रखा था, लेकिन बस $5,000 मैंने वो एक्स्ट्रा बफर पे रखा था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो चेंज होता है, राइट, हर साल एज पर इन्फ्लेशन या का जो भी जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इसके ऊपर बेस करके IRCC जो है, ये जो अमाउंट है उसको चेंज करता है। ठीक है, बस मैं पर्दे को हटा देता हूँ, तो इसको चेंज करता है। तो क्या होता है कि उसमें तो अगर वो बफर अमाउंट आपका रहेगा और ज़्यादा चेंज नहीं होता, राइट, अगर मान लो 24,000 अगर है इस साल, तो नेक्स्ट ईयर शायद ये 24,000 कितना होगा, 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, ऐसे कुछ होगा, मतलब बहुत कुछ अंतर नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा बफर रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर IRCC अगर कल बोलता है कि इन लोगों को और भी ज़्यादा फंड चाहिए मतलब आपको ज़्यादा फंड चाहिए यहाँ पे मूव करने के लिए, और अगर आपका आपने जो अमाउंट डिक्लेयर किया वो अगर उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे होता है, देन क्या होगा, देन योर प्रोफाइल जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो वो मत करो, तो इसलिए थोड़ा सा बफर अमाउंट रखना बहुत ज़रूरी है, एंड दिस इज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। ठीक है, जो फंड रिक्वायर्ड है वो आप अपने बैंक अकाउंट में रखो। दिस इज स्टेप नंबर 2। व्हाट इज स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 इज नाउ, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 जो मैं बोलने वाला हूँ, ये आप पैरेलल में कर सकते हो। ठीक है, इसको किसी के साथ किसी का डिपेंडेंसी नहीं है, आप पैरेलल में भी कर सकते हो या 1 by 1 भी कर सकते हो। तो स्टेप नंबर 3 इज असिस्ट योर एजुकेशन। ओके, तो क्या होता है कि आपके होम कंट्री में आपका जो एजुकेशन है, राइट, आप लेट्स से आप 12 तक पढ़े हो, 10+2 हो, या ग्रेजुएट हो, या आपने मास्टर डिग्री किया, या आपने PhD किया, राइट, आपका जो आपके होम कंट्री का जो एजुकेशन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट एजुकेशन हियर इन कनाडा, दैट इज द असेसमेंट यू नीड टू डू। जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि आपने अपने होम कंट्री में जो बैचलर डिग्री किया वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, एंड एज पर कैनेडियन इक्विवेलेंट वो यहाँ के मास्टर डिग्री में आएगा, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट होगा। या ऐसे भी हो सकता है वाइस वर्सा, लाइक आपने अपने देश में मास्टर डिग्री
किया, कहीं से डिस्टेंस एजुकेशन से किया है कि किसी जगह से किया, बट दैट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू कैनेडियन मास्टर डिग्री, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू बैचलर डिग्री इन कैनेडा। तो अगर ऐसा है देन लाइक नो तब वो आपका पॉइंट्स कम होगा, राइट। तो इसके लिए असेसमेंट करना ज़रूरी है। और ये असेसमेंट कौन करता है? ये असेसमेंट करता है IRCC के ऑथोराइज्ड कुछ थर्ड पार्टी कंपनी है, वो लोग ऑथोराइज्ड है और वो लोग इसको वेरीफाई करता है, असेसमेंट करता है, ठीक है। तो कौन करता है? ये करता है मैं कंपनी, 2-3 कंपनी है, मैंने जहाँ से किया मैं उसी के ऊपर बोलूँगा। दे आर द बिगेस्ट कंपनी, दे आर कॉल्ड वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर, WES। आप गूगल में जाओ, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, नॉट सेंटर, WES, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस करके आप सर्च करो, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस कनाडा, टोरंटो में इन लोगों का ऑफिस है। तो आप वहाँ पे जाके उस वेबसाइट में जाके आप अपना प्रोफाइल क्रिएट, वहाँ पे भी प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोफाइल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो आपको 2 प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा, एक प्रोफाइल नहीं, ठीक है। आपके प्रोफाइल, आपके वाइफ का भी प्रोफाइल आप क्रिएट करो अलग से, ईमेल ID देके बेसिकली, और आपका जो भी बैकग्राउंड है, जो भी आपका एजुकेशन है, आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको पेमेंट करना, दिस इज योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टुवर्ड्स योर कनाडा पीआर। दिस इज योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जब आप ECA कर रहे हो, इसको बोलते हैं ECA, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, ठीक है। ये आप असेस कर रहे हो आपका जो भी एजुकेशन है। तो इसमें कितना खर्चा आएगा? इसमें अप्रोक्सीमेटली $300 कैनेडियन खर्चा होगा, $300 कैनेडियन खर्चा होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। $10-15 इधर उधर की बात कर रहा हूँ मैं। तो दैट इज योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। और इसमें क्या होगा? इसमें ये थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसमें ये लोग बोल देगा जब आप अपना जब प्रोफाइल क्रिएट करोगे WES में, और जब आप पैसा सबमिट करोगे तो दे विल गिव यू द इंस्ट्रक्शन कि इसका असेसमेंट का प्रोसेस क्या है, आपको डॉक्यूमेंट कैसे भेजना है, क्या क्या है ना है, सब इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखा होगा, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड दैट प्रोसेस कैन टेक एनीथिंग बिटवीन लाइक 7 days to 2 months, ओके। मेरे लिए, जैसे मैंने कोविड के टाइम पे किया था, मेरे लिए एक महीना लगा था मेरे लिए। तो वो टाइम आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सो दिस इज स्टेप नंबर 3। तो अगेन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने स्टेप नंबर 2 में फंड को क्यों बोला। मैंने फंड को इसलिए बोला क्योंकि अगर आप फंड रख देते हो, उसके बाद अगर आप जो भी आपका EC है, IELTS है, ये करने में टाइम लगेगा, राइट। एंड बाय दैट टाइम आपका 3-4 महीने 6 महीने ऑलरेडी निकल जाएगा, और आपका अकाउंट में जो पैसा है वो पैसा ऑलरेडी वहाँ पे डिपोजिट होगा, एंड दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू, ओके। सो दिस इज नंबर 3। नंबर 4 स्टेप इज क्लियर योर IELTS, ओके। सो दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट टू मी, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट, अगर आप नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हो, या इवन अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी पढ़े हो, तब भी क्या होता है कि तब भी थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि IELTS में क्या होता है, IELTS इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, राइट, दिस इज नंबर 4। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो एज पर IRCC दे हैव अ बेंचमार्क, ओके, कि आपको मिनिमम कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क बोलते हैं, CLB, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क के हिसाब से आपको मिनिमम 6 आपको होना हो, मतलब CLB 6 लेवल पे आपको इंग्लिश आना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PR, अदरवाइज नो। एंड CLB 6 इजिकल टू IELTS में आपको हार्ड एक IELTS का 4 सेक्शन होता है, ठीक है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। तो हर एक सेक्शन में आपका एग्जाम होगा, और उस एग्जाम में आपको मिनिमम 6.5 स्कोर करना है। अगर आप 6.5 मिनिमम स्कोर करते हो, देन ओनली लाइक दैट इज इक्विवेलेंट टू CLB 6, ठीक है। सेल्फिप भी है, और एक एग्जाम भी होता है सेल्फिप, लेकिन मुझे IELTS ईजी लगा कंपेयरिंग विद सेल्फिप, ठीक है। सेल्फिप पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, और वहाँ पे स्पीकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के आपको बोलना होता है, एंड वो कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर विल डिसाइड कि आपको इंग्लिश बोलना आता है नहीं आता। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, ठीक है। ह्यूमन बीइंग से बात करना ज़्यादा बेहतर है देन लाइक देन टॉकिंग विद अ मशीन। एनीवे, दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, ओके। तो IELTS आपको क्लियर करना पड़ेगा, और एक बात मैं बोलूँगा कि IELTS आप पहले दे दो दोस्तों, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि मैं पूरा एकदम शेक्सपियर बन जाऊँगा उसके बाद IELTS दूंगा, ऐसा मत करो दोस्तों, क्योंकि मैं खुद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब कनाडा में था, सेकेंड टाइम जब मैं था, तो तब मैं सोचा था कि PR लूँगा, चलो IELTS दे दे, ठीक है, IELTS में टाइम लगेगा। तो मेरे एक दोस्त ने बोला, चल मैं भी देने जा रहा हूँ, तू भी दे दे। तो मैंने उसके साथ मैंने रजिस्टर कर लिया था, लेकिन मेरा जो पहला जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था, क्योंकि
यहाँ पे क्या था कि मेरा जिस टाइम पे IELTS का एग्ज़ाम था, मैं उस टाइम पे पहुँच नहीं पाया था। मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो गया था, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लेट हो गया था। तो IELTS एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हो तो आपको आधा घंटा या पौने 1 घंटा पहले आपको जाना होता है। इन लोगों का वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, बहुत कुछ करता है ये लोग। तो मैं 5 मिनट लेट हो गया था, तो इन लोगों ने मुझे फिर से बैठने नहीं दिया एग्ज़ाम में। बोला कि नहीं, यू आर ऑलरेडी लेट और एग्ज़ाम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो उसके बाद मैंने बहुत सारा एस्केलेशन किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वो मेरा पैसा बेकार गया। And how much it is? It is approximately $300 again. This is your second investment. After ECA आपको IELTS पास करना है, एंड IELTS के लिए जो भी चार्जेस है $300 के आसपास, तो वो मैं नहीं दिया, ठीक है, मतलब मेरा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सेल्फ-पिप देता हूँ। मैंने सेल्फ-पिप दिया यहाँ पे कनाडा में। तो सेल्फ-पिप में मेरा स्कोर बहुत अच्छा हुआ था। मेरा लिसनिंग में 9 आया था, रीडिंग में 9 आया था, राइटिंग में भी 8 आया था शायद, और एंड स्पीकिंग में मेरा बहुत कम आया था। स्पीकिंग में मेरा 5 आया था, ठीक है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया था कि मैं कनाडा में 4 साल, ऑलमोस्ट तब 3 साल हो गया था मेरा, 3 साल से हूँ, और 15-20 साल से मैं प्रोफेशनल इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ। तो लेकिन मुझे बोलना नहीं आता शायद, एनीवे। तो दैट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, मेरा नहीं हुआ था। तो उसके बाद आई गिव अप। नो, उसके बाद भी मैंने और एक बार दिया IELTS यहाँ पे, यस, और एक बार या 2 नहीं, उसके बाद भी मैंने 2 बार और IELTS दिया मेरे और एक दोस्त के साथ। उसका भी नहीं हो रहा था मेरे साथ, ठीक है, उसका भी नहीं हो रहा था, उसका भी कोई ना कोई रीजन से नहीं हो रहा था। तो थर्ड टाइम जब मैंने IELTS दिया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज सिटिंग इन एन एग्जाम हॉल फॉर IELTS। तो उसमें क्या हुआ, उसमें मेरा लिसनिंग का अच्छा आया, लिसनिंग का मेरे अच्छा ही आता था, लिसनिंग का अच्छा आया, रीडिंग का अच्छा आया, स्पीकिंग का भी अच्छा आया। लेकिन IELTS में क्या हुआ, IELTS में राइटिंग मेरा अच्छा नहीं आया, क्योंकि माई राइटिंग इज नॉट गुड। इन लोगों का राइटिंग का कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगा था यार, मैं इतना साल से काम कर रहा हूँ प्रोफेशनल इंडस्ट्री में, इतना ईमेल लिखता हूँ, हर रोज ईमेल लिखता हूँ, तो शायद वो लाइक दैट विल बी एक्सेप्टेड। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरा एकदम मैंने प्रोसेस ओरिएंटेड, आपको पूरा मतलब इंग्लिश में आपको लिखना है, प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। तो उसका बहुत सारा सेक्शंस है, बहुत वीडियोस भी अवेलेबल है, आप उसको फॉलो करो। लेकिन मेरा राइटिंग में नहीं आया था, मेरा राइटिंग में 5.5 आया था। उसके बाद फिर से मैंने और एक बार IELTS दिया, उस बार मेरा राइटिंग में और कम आया, 5 आया। लेकिन दोस्तों, मैंने पहला जो 4 बार मैंने दिया था, मैंने विदाउट एनी प्रिपरेशन दिया था। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं लिया था, मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, मुझे लगा था कि हो जाएगा यार, लेकिन नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा छोड़ो यार, हटा सा वन की खटा, जरूरत नहीं है। मैंने आई विल गो बैक टू इंडिया, एंड देन फ्रॉम देयर आई विल ट्रैवल टू फ्रांस। मेरा ऐसा कुछ प्रोग्राम था कि मुझे फ्रांस जाना है, बट एनीवे डेस्टिनी कुछ और था। तो मैं उसके बाद इंडिया जाके जब मैंने PR का प्रोसेस सीरियसली स्टार्ट किया, इंडिया जाने के बाद बहुत सीरियसली स्टार्ट किया, तब मैंने IELTS जब दिया, मैं बहुत प्रिपरेशन लेके दिया था। एंड पहले अटेम्प्ट में मेरा अच्छा स्कोर मतलब वो CLB 7 आया था मेरा, ठीक है, CLB 7 आया था। एंड नेक्स्ट और एक बार दिया था, उसमें मेरा CLB 8 आया था। तो मैंने दिया था मेरे स्कोर को बढ़ाने के लिए। तो दैट वाज माय जर्नी फ्रेंड, ओके। सो मैं बोलूँगा कि आप IELTS दे दो, ठीक है, 7 दिन का प्रिपरेशन लो, बस दे दो, कोशिश करो CLB 6 आए, और CLB 6 अगर आता है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। वो आप करो, उसके लिए आप लेट मत करो, ठीक है। मैंने बहुत लेट किया, मैंने बहुत किया। आई वॉज अ स्टूपिड पर्सन, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। मैं कनाडा में 4 साल रहने के बाद भी यहाँ से PR ना लेके मैं इंडिया गया, 2 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद मैंने PR अप्लाई किया। लेकिन आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड पर्सन, ठीक है। आप ऐसे गलती मत करो, ठीक है। तो IELTS अब दे दो। सो दैट इज स्टेप नंबर 4, ठीक है, क्लियर योर IELTS। Once your IELTS is clear, that is your second investment, ठीक है, $300 let's say. Once your IELTS is done, और IELTS का रिजल्ट जब आपके सामने आ जाएगा, देन आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेसिविटी का प्रोफाइल क्रिएट करना है, ओके। दैट इज द मे बी द लास्ट स्टेप, ओके, जो करना होता है। आपको एक्सप्रेसिविटी का प्रोफाइल क्रिएट करना है, क्योंकि इसके पहले यू आर नॉट एलिजिबल टू क्रिएट योर प्रोफाइल ऑल्सो, क्योंकि आप जब एक्सप्रेसिविटी का प्रोफाइल क्रिएट करोगे, दैट टाइम इट विल आस्क यू फॉर योर IELTS रिजल्ट, ओके। IELTS आपने कब दिया, आपने कितना बैंड स्कोर किया, ठीक है, आपने ECA कब किया, कौन सा डेट पे किया, उसका रेफरेंस नंबर क्या है। तो जब तक आपका ECA कंप्लीट नहीं हो रहा है और आप IELTS नहीं दे रहे हो, तब तक आप प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैनेडियन गवर्नमेंट को पता नहीं है कि कोई एक बंदा कहीं पे बैठा है जिसको कनाडा आना है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका नहीं हो रहा है, ये किसी को पता नहीं है। जब तक आप अपना प्रोफाइल क्रिएट नहीं करोगे, प्रोफाइल क्रिएट करने का मतलब ऑफिशियली यू आर सेंडिंग अ नोटिफिकेशन टू IRCC दैट यू आर एक्सप्रेसिंग लाइक योर इंटरेस्ट टू मूव टू कनाडा,
तो IRCC को पता होगा, ठीक है, और एक बंदा जुड़ गया जो कनाडा आना चाहता है। नाउ विल सी, तब इसके बाद बात की बात है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू कैन डू, लाइक नो आफ्टर योर ECA एंड IELTS ओनली यू कैन क्रिएट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, ठीक है। तो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आपका जब एक बार बन गया, आपके पास स्कोर आ गया कि दिस इज योर स्कोर, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इंतजार आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कि आपका वो जो नंबर है वो नंबर कब आए, ठीक है, और कब आपको इन्विटेशन मिले। इन द मीन टाइम आप क्या कर सकते हो, इन द मीन टाइम आपका जो स्कोर है उसको इंक्रीज करने के लिए आप फिर से IELTS एग्जाम दे सकते हो, जैसे मैंने किया था, ठीक है। मेरा CLB 7 आने के बाद आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ भी नहीं दिया था IELTS, ठीक है, मैं खुद दिया था, तो मेरा पॉइंट्स को 411 आया था, मुझे अभी भी याद है। तो 411 बहुत कम नंबर है, मुझे पता था कि नहीं होगा, 411 में मेरा नहीं होएगा। तो क्या हुआ था, मैंने अपने वाइफ को फिर से फोर्स, मैंने उस टाइम पे मैंने अपने वाइफ को बोला कि चलो आप तुम भी दो, क्योंकि आपका स्पाउस का भी अगर वो ECA होता है, अगर वो भी IELTS क्लियर कर देती है तो वो एडिशनल पॉइंट्स आपके प्रोफाइल में ऐड होता है, एंड दैट इज गुड फॉर यू। तो मैंने फिर से 6 टाइम मैंने फिर से IELTS दिया था, मेरी वाइफ को फर्स्ट टाइम में लेके गया था। तो मेरी वाइफ का CLB 6 आया था, मेरा CLB 8 आया था, और मेरा जो स्कोर था वो जंप होके हो गया था 450, 411 टू 450 हो गया। एंड 450 होने के बाद मुझे 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर मेरे पास वो इन्विटेशन आ गया था फ्रॉम नोवा स्कोशिया प्रोविंशियल नॉमिनेशन के लिए। So anyway, so that's what you can do. Like, you know, after creating your express entry, you can keep trying to increase your IELTS score, and वो आपका जो overall CRS score है उसको further enhance करेगा, and that will be good for you. That's it, friend. Okay, these 5 steps are there. Okay, like, you know, just to recap, check your eligibility. This is the first step. Okay, along with your CRS code and your NOC code. This is the first step. The second thing is put the required money in your account. जो भी फंड रिक्वायरमेंट है वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में रखो. This is second. थर्ड स्टेप इज ECA असेसमेंट, ठीक है, आप अपना एजुकेशनल क्रेडेंशियल का जो असेसमेंट है उसको कंप्लीट करो. नंबर 4 स्टेप इज IELTS को कंप्लीट करो. एंड देन नंबर 5 स्टेप आपका जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है इसको आप बनाओ. और ये जो 5 स्टेप है, अगर आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाते हो या एजेंट के पास जाते हो, इस 5 स्टेप में 4 स्टेप आपको खुद ही करना पड़ेगा दोस्तों. वो बंदा बस आपका प्रोफाइल क्रिएट करेगा और कुछ नहीं करेगा. और प्रोफाइल क्रिएट करने का और एक नेगेटिव बात है कि उसके पास क्रेडेंशियल रहेगा, आपके पास क्रेडेंशियल नहीं रहेगा. तो अगर आप ओकेशनली कुछ चेक करना चाहते हो, आप चेक नहीं कर पाओगे, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट होगे. आपको उसको बोलना पड़ेगा, वो आपको बोलेगा, रिप्लाई देगा कि IRCC ने कुछ मेल किया नहीं किया, वो है जो भी है, राइट, जो भी कम्युनिकेशन है, तो आपको उसके थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि यू आर ऑथोराइजिंग दैट पर्सन. सो 5 काम में अगर 4 काम आप खुद करते हो और 1 काम आप किसी और से करवाते हो, उसके लिए आप 1-1.5 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करोगे? नहीं करना चाहिए, मत करो, ठीक है. तो दिस इज द टोटल प्रोसेस. एंड इसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा. तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको हर 15 दिन में, नॉर्मली बुधवार को होता है, वेडनेसडे को इन लोगों का ड्रॉ होता है. आपको वेडनेसडे को आपको चेक करना पड़ेगा कि उस दिन का ड्रॉ का कितना स्कोर आया, ठीक है. और आपका जो ईमेल है वो ईमेल आपको चेक करते रहना पड़ेगा. तो इसके बाद आपके पास इन्विटेशन 2 तरीके से आ सकता है. पहला इन्विटेशन आ सकता है फ्रॉम IRCC डायरेक्टली, ठीक है. और सेकंड इन्विटेशन आ सकता है, जैसे मेरे पास आया था, प्रोविंस से आ सकता है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन आ सकता है आपके पास. तो क्या होता है? तो पहले प्रोविंशियल में बोलता हूँ. तो प्रोविंस क्या होता है कि व्हाट इज प्रोविंशियल नॉमिनेशन? द प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्लान इज कि मान लो जैसे अभी इस प्रोविंस में, नोवा स्कोशिया में, मान लो ट्रक ड्राइवर की बहुत कमी है, ठीक है. इन लोगों ने एक सर्वे निकाला, उस सर्वे में देखा जाए तो यहाँ पे इस प्रोविंस में ट्रक ड्राइवर का बहुत स्कार्सिटी चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़रूरत है. तो ये क्या करेगा? नोवा स्कोशिया का जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, दे आर नॉट ऑथोराइज्ड टू ब्रिंग एनीवन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कनाडा, ठीक है. दे आर नॉट ऑथोराइज्ड. What they can do, they can look up to the national database. I mean that IRCC का जो भी डेटाबेस है, जहाँ पे जो प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है, एक्सप्रेस एंट्री का प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, वहां से NOC कोड से ये चूज करेगा. व्हाट इज द NOC कोड फॉर ट्रक ड्राइवर? लेट्स से NOC कोड फॉर ट्रक ड्राइवर इज 1010. I'm just giving an example. So they will filter 1010 how many profiles are there. So let's say from that 1 lakh profile, maybe only 2000 profiles are there for truck driver. Now this province might need let's say 1500 truck driver. तो अभी ये लोग क्या करेगा? वो 2000 प्रोफाइल में से 1500 जो टॉप की प्रोफाइल है, उस 1500 प्रोफाइल को ये लोग इन्विटेशन भेजेगा, लाइक नो कि मेरे प्रोविंस में अगर आप आना चाहते हो, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. आपके पास एक ईमेल जाएगा, एक ईमेल नोटिफिकेशन जाएगा, जैसे मेरे पास गया था दुर्गा पूजा के दिन मेरे पास गया था, मुझे अभी भी याद है.
एनीवे तो प्रोविंशियल इनविटेशन अगर आपके पास जाता है तो उसमें लिखा होगा स्टेप बाय स्टेप आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। सेम प्रोसेस, मतलब आपको फिर से वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपका जो फंड है, आपका बैंक से आपका लेटर लेना पड़ेगा, आपका वर्क एक्सपीरियंस का जो लेटर है वो लेना पड़ेगा, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, लाइक नो जन्म कुंडली, ठीक है, पूरा जन्म कुंडली सब कुछ आपको भेजना पड़ेगा। और कोई प्रोविंस पैसा चार्ज करता है और कोई प्रोविंस पैसा चार्ज नहीं करते। जैसे नोवा स्कोशिया में पैसा नहीं लगता। अगर आप अप्लाई करते हो देन आपको कोई पैसा, इन लोगों का फ्री है वो पीएनपी प्रोग्राम, लेकिन किसी प्रोविंस पर पीएनपी के लिए भी $1000, $1500, $500 ऐसे वो फीस पे करना पड़ता है। सो दैट इज द प्रोसेस। तो अभी आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया ना, वहाँ पे एक टाइमलाइन होता है, राइट, विद इन 30 डेज। आपको जिस दिन से ईमेल मिलेगा विद इन 30 डेज आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ये लोग एसेस करेगा आपका प्रोफाइल, एंड इफ दे थिंक कि यू आर एलिजिबल, ये लोग क्या करेगा, ये लोग आपको एक प्रोविंशियल सर्टिफिकेशन देगा। ओके, आई हैव अप्रूव्ड, दे हैव अप्रूव्ड योर मूव टू कनाडा and they are going to add 600 points into your profile. Now coming to the point. So ये जो PNP जब अप्रूव हो जाएगा आपका प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, तब आप क्या देखोगे, आप अपने एक्सपेंसिव प्रोफाइल में जब जाओगे तो आप देखोगे आपका जो स्कोर है, लेट से आपका स्कोर था 400, ठीक है, पीएनपी अप्रूव होने के बाद आपका स्कोर 400 प्लस 600, आपका 1000 आपका पॉइंट्स हो। सीआरएस स्कोर अगर आपका 1000 हो जाता है देन लाइक नो नेक्स्ट जब भी फेडरल जब भी ड्रॉ होगा, आईआरसीसी का जब भी ड्रॉ होगा तो ऑब्वियसली आपको 1000 पॉइंट्स में तो आराम से मिल जाएगा, आपको बस इन्विटेशन आ जाएगा। तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपका प्रोविंस होता है आपको दो बार आपको देना पड़ता है। प्रोविंस में आपको एक बार देना पड़ता है एंड आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट आपको आईआरसीसी से भी लेना पड़ता है, बिकॉज आईआरसीसी द ओनली एंटिटी हु आर ऑथोराइज्ड टू अप्रूव यू, ठीक है। आप कनाडा में आ सकते हो नहीं आ सकते हो, वो जो अप्रूवल है दैट इज ओनली आईआरसीसी इज अप्रूव, प्रोविंस इज नॉट अप्रूव। प्रोविंस आपको सर्टिफिकेट दे सकता है लेकिन लास्ट कॉल इज विद आईआरसीसी। तो आईआरसीसी का जो ड्रॉ होगा उसमें ऑब्वियसली अभी आपका नंबर बढ़ गया, 1000 पॉइंट्स अभी आपका हो गया। तो आईआरसीसी के ड्रॉ में आपका ऑब्वियसली आपके पास ईमेल आएगा, इन्विटेशन आएगा, एंड दैट टाइम यू नीड टू सबमिट ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स अगेन। आपका जो भी प्रूफ ऑफ फंड है, आपका जो भी एज है, आपका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, बच्चे का जो भी है, स्पाउस का जो भी है, सब कुछ आपको सबमिट करना पड़ेगा विद इन 90 डेज पीरियड और 60 डेज पीरियड। वो आपकी ईमेल में लिखा होगा, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। And once you submit your process, submit your document, that time you need to pay the fees. Now this is the real investment. अभी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट मतलब आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, राइट। ये जो पैसा है अभी पर एडल्ट ऑलमोस्ट $1000 फीस लगता है, 1000 कैनेडियन डॉलर, ठीक है, पर एडल्ट। आई एम जस्ट गिविंग अ रफ एस्टिमेट हाउ मच यू नीड टू स्पेंड। तो $1000 पर, जैसे मेरे क्या था, मेरे लिए $1000, मेरी वाइफ के लिए $1000 और बच्चों के लिए $500 लगता है, $500 से ज़्यादा नहीं लगता है। तो मेरे लिए टोटल ऑलमोस्ट $3000 के आसपास था मेरा, ठीक है। मैंने जब अपना एप्लीकेशन सबमिट किया आईआरसीसी में, नोवा स्कोशिया प्रोविंस को नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेकंड टाइम, मतलब जो फाइनल जो सबमिशन होता है, जब मैंने आईआरसीसी को सबमिट किया तो $3000 मुझे पे करना पड़ा। और वो आप अपने क्रेडिट कार्ड से, इंडियन क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी कार्ड से आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दैट इज द ओनली इन्वेस्टमेंट, और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अभी आपने जब सबमिट कर दिया उसके बाद उसका जो टाइम फ्रेम है 6 महीना, 7 महीना, जो भी 1 साल जो भी है आपको वेट करना पड़ेगा। एंड आईआरसीसी आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब वेरीफाई करेगा, एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड देन दे विल सेंड यू द कन्फर्मेशन ऑफ पीआर, COPR, जिसके लिए आप बहुत दिन से वेट कर रहे हो। सो दिस इज द टोटल प्रोसेस फ्रेंड, ठीक है। एंड आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, हाउ टू फॉलो अप विद आईआरसीसी, क्या करना है नहीं करना है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो और एक मैं बनाऊंगा, वो आप देख लेना, वो आपके लिए ईजी होगा। लेकिन दिस वीडियो इज ओनली हाउ टू गेट स्टार्ट, ठीक है। आपको कैसे प्रोसेस को स्टार्ट करना है, 5 प्रोसेस आती है, राइट। चेक योर एलिजिबिलिटी, गेट योर DCA डन, गेट योर IELTS कंप्लीट, एंड ऑब्वियसली प्रूफ ऑफ फंड जो भी है, फंड अपने बैंक में आप रखो, एंड क्रिएट योर प्रोफाइल, दैट्स इट, नथिंग एल्स यू कैन डू फ्रेंड। ओनली थिंग यू कैन डू बस अपना जो भी पॉइंट्स है उसको इंक्रीज करने के लिए आप खुद IELTS दो, या अगर आपके वाइफ है या हस्बैंड है आप उनको बोलो कि IELTS दे, थोड़ा सा स्कोर अच्छा करें। दैट्स व्हाट यू कैन डू, नथिंग मच यू कैन डू, ठीक है। सो दिस इज द जेनेरिक प्रोसेस आई एम टेलिंग यू, ओके। और एक रूट भी है, आप स्टूडेंट वीज़ा लेके यहाँ पे आ सकते हो, उसके बाद यहाँ पे रह के आप PR अप्लाई कर सकते हो। उसके ऊपर और एक मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर प्रोफेशनल पीपल जो कनाडा के बाहर है या कनाडा से वर्क परमिट में काम करने के बाद चले गए हैं या कर रहे हो, ठीक है।
दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल कि आपको कैसे प्रोसेस को स्टार्ट करना है. दिस इज द वे टू स्टार्ट योर प्रोसेस. और एक बात, अगर आप कनाडा में हो एंड इफ यू आर एलिजिबल फॉर CEC देन यू डोंट नीड टू शो योर फंड. ओके, फंड इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर FSW पीपल जो फॉरेन स्किल्ड वर्कर है. जैसे मान लो अभी आपका कनाडा में 1 साल के ऊपर वर्क एक्सपीरियंस हो गया, आप वापस चले गए इंडिया, ठीक है, या पाकिस्तान आप वापस चले गए, तो CEC क्लास इज लास्ट 3 साल में आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कनाडा का. अभी मान लो 5 साल पहले आप कनाडा में आए थे, 1 साल काम किए थे, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर CEC, देन यू आर एलिजिबल फॉर FSW. CEC विल कंसिडर लास्ट 3 साल में अगर आपने 1 साल कम से कम अगर आपने कनाडा में काम किया, देन यू आर CEC. Okay, so these are the terms. So anyway, so that's it for today. अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं ऐसे और भी बहुत सारा वीडियोस लेके आऊँगा. एंड अगेन माई व्लॉग एंड वाई मेरा चैनल का जो मोटो है दिस इज ऑल अबाउट कनाडा. ठीक है, नॉट ओनली इमिग्रेशन प्रोसेस, एवरीथिंग वॉट एवर यू नीड टू नो अबाउट कनाडा, एवरीथिंग आई विल ब्रिंग हियर. आई विल मेरा जो भी एक्सपीरियंस है कनाडा के ऊपर सब कुछ मैं यहाँ पे लेके आऊँगा. तो कनाडा के ऊपर अगर आपको सब कुछ जानना है और अगर आपको अगर आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए कनाडा के ऊपर, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. थैंक यू.